हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे रिवीजन ऑफ थर्ड बी चैप्टर एंड टुडेस टॉपिक इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर वन इज नेचर ऑफ कमोडिटी। इलास्टिसिटी कौन कौन से चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। नंबर वन, नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर कमोडिटी ओके नेसेसरी है तो उस हिसाब से इलास्टिसिटी अलग होती है। कमोडिटी अगर लग्जरियस है या फिर वी कैन से कंफर्ट वाली चीज़ें हैं तो उनके लिए इलास्टिसिटी अलग होती है। कंफर्ट वाली चीज़ें मीन्स हम लोग क्या करेंगे, जब भी अपने पास बहुत सारा पैसा आएगा तभी वो चीज़ परचेस करेंगे, जब भी पैसा नहीं रहेगा हम लोग वो चीज़ को परचेस नहीं करेंगे। तो ये डिमांड चेंज हो रहा है, मतलब इलास्टिक हो रहा है। कुछ जगह पे नेसेसरी गुड्स है, उनका डिमांड हमेशा क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। क्यों इन इलास्टिक होता है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो नेसेसरी प्रोडक्ट है, उनके बिना हम लोग अपना लाइफ गुजारा नहीं कर सकते हैं, तो उनका डिमांड हमेशा क्या होता है, इन इलास्टिक। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर किसी प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो वो प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा इलास्टिक होगा। अरे एक का प्राइस बढ़ गया है, चलो दूसरा प्रोडक्ट खरीदते हैं ना उसके जैसा ही, डिमांड चेंज हुआ तो इलास्टिक। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट जिनको सब्सटीट्यूट नहीं है वह इकलौता है तो उनका डिमांड इन इलास्टिक होता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ यूजेस। अगर कोई प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस है, ओके, मल्टी यूज गुड्स रहेगा तो उनका डिमांड इलास्टिक होता है। ओके, जैसे एक प्रोडक्ट से हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ में ला सकते हैं तो उनका डिमांड इलास्टिक होता है। वही प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग वो चीज़ बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करते हैं, डिमांड चेंज होता रहता है, तो इसीलिए डिमांड होता है इलास्टिक। नेक्स्ट है हैबिट्स। हैबिट्स मेक्स डिमांड फॉर सर्टन गुड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक। ओके, जो एडिक्टेड गुड्स रहते हैं, ओके, उनका डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होता है क्योंकि वो चीज़ अपने को हैबिचुअल बन जाती है, तो उनके प्राइजेस कितने भी बढ़ो या कम हो जाए डिमांड अपना इन इलास्टिक रहेगा। नेक्स्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स अगर गुड्स ड्यूरेबल होंगे तो उनका डिमांड इलास्टिक रहेगा, और गुड्स इन पेरिशेबल रहेंगे तो डिमांड इन इलास्टिक होता है। पेरिशेबल गुड्स मतलब जल्दी खराब होने वाले, जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स है। आज जो ताज़ी सब्जी आपको सामने दिख रही है वो आज उसको परचेस करके खरीदोगे, कल के लिए आप उसकी राह नहीं देखोगे क्योंकि वो सब्जी खराब हो सकती है, पेरिशेबल है, राइट। बट वही किसी शोरूम में अच्छा खासा ड्यूरेबल चीज़ रहेगी और आपको वो चाहिए, जैसे वॉचेस रहेंगे, तो आपके पास आज पैसा नहीं है तो आप कल जाके भी देखोगे तो वो घड़ी वैसे की वैसे ही रहेगी, या फिर वो चीज़ कोई ड्यूरेबल कमोडिटी वैसे की वैसे ही रहेगी। सो दिस इज व्हाट, इफ प्रोडक्ट इज ड्यूरेबल डिमांड इज इलास्टिक, एंड इफ प्रोडक्ट इज पेरिशेबल डिमांड विल बी इन इलास्टिक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तभी दो प्रोडक्ट एक साथ परचेस किए जाते हैं, कार, पेट्रोल, मोबाइल चार्जर, ओके, पेन, इंक, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए डिमांड हमेशा क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से भी इलास्टिसिटी डिसाइड की जाती है। देखो, अगर किसी बंदे का इनकम बहुत ज़्यादा होगा तो वो कोई चीज़ परचेस करने के लिए डरेगा नहीं, वो बिंदासली वो चीज़ को परचेस करेगा और अपना पैसा स्पेंड करता रहेगा। ओके, सो प्राइस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए उनसे उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है इन इलास्टिक डिमांड। बट वही अगर लोअर इनकम ग्रुप या फिर पुअर पीपल कोई रहेगा, वो कोई चीज़ परचेस करना होगी उसको, तो वो क्या करेगा, 10 जगह पे जाके उसके प्राइस निकालेगा, फिर सबसे सस्ता किधर मिलता है वहाँ पे जाके वो परचेस करेगा, राइट। सो दिस इज वॉट, बिकॉज ऑफ लो इनकम, ओके, हिज डिमांड इज चेंजेबल, इलास्टिक होता है। अरे सब जगह पे ज़्यादा प्राइस है तो मैं फेस्टिव ऑफर्स के लिए रुक जाता हूँ, ऐसा होता है। तो ये डिमांड अपना पोस्टपोन करते रहता है, बदलते रहता है, इसीलिए लो इनकम ग्रुप वाले जो पीपल रहते हैं उनका डिमांड हमेशा इलास्टिक होता है, एंड हाई इनकम ग्रुप वाले लोगों का डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक। अर्जेंसी ऑफ नीड्स। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड हैव इन इलास्टिक डिमांड। देखो, बुखार आया है, दवाई चाहिए, तो आप ऐसा सोचेंगे कि आप प्राइस कम होगा तो मैं भी लूँगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तभी आप लेने जाओगे तब तक वो बंदा रहेगा नहीं, वो पता नहीं, बराबर। तो आप क्या करोगे, जितनी अर्जेंट नीड है उतना डिमांड इन इलास्टिक, जितनी गुड्स की अर्जेंसी कम है उतना डिमांड इलास्टिक रहेगा। ओके, नेक्स्ट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में बोला है दैट इलास्टिसिटी जो होती है वो टाइम पीरियड के हिसाब से वेरीज होती है।
Okay, so generally speaking, longer the duration of period, greater will be the elasticity of demand, and vice versa, because consumer can change the consumption habits in the long run in favor of cheaper substitute of a commodities. जैसे कि कोई चीज़ हम लोग कंटिन्यूस लाइफ टाइम यूज़ करते हैं, तो वो प्रोडक्ट का डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होता है, चेंजेबल, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए हम लोग उसको यूज़ करेंगे, तब तक शायद अपने को उसका सब्सिट्यूट मिल सकता है, या फिर उससे चीपर और सब्सिट्यूट गुड्स मिलेगी, तो हम अपना डिमांड स्विच करेंगे। बट अगर कोई चीज़ हम लोग 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, या फिर 2 महीने के लिए अगर यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 महीने यूज़ कर फेंक ही तो देना है, या फिर उसका यूज़ उतना ही है, तो क्यों दूसरे के पीछे लगे, जो चीज़ है उसको हम लोग परचेस करते हैं। तो डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक। सो लॉन्गर पीरियड डिमांड इज इलास्टिक एंड शॉर्ट पीरियड डिमांड इज इन इलास्टिक। लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने सिखाई थी, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हियर इलास्टिसिटी हम लोगों ने पढ़ा तो सही, बट इसका यूजेस क्या है, किन किन को ये बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले है प्रोड्यूसर के लिए। देखो, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोडक्शन करता है। अब ये बंदा प्रोडक्शन और सेल कब करेगा, जब भी उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तभी करेगा। तो ये बंदा क्या करेगा, जो प्रोडक्ट को लोगों से इन इलास्टिक डिमांड है, वो प्रोडक्ट के प्राइजेस ज़्यादा चार्ज करते रहेगा, जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर। तो अगर उसको ये इलास्टिसिटी का नॉलेज ही नहीं रहता, तो ये ऐसा कर पाता नहीं, बट इलास्टिसिटी से ये बेनिफिट उसको हो जाता है। देन इम्पोर्टेंस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट का जो इनकम है वो कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। तो गवर्नमेंट ऐसे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगा जो चीज़ों का डिमांड इन इलास्टिक है। अगर उनके ऊपर टैक्स लगाएगा भी, लोगों का डिमांड उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि लोगों के लिए वो चीज़ क्या है, इन इलास्टिक है, हैबिचुअल होती है, बराबर। तो यहाँ से गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है। देन इम्पोर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इन सब लोगों की जो भी कुछ प्राइसिंग रिवॉर्ड्स फिक्स किए जाते हैं, उनके लिए भी इलास्टिसिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उसका नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज कि मैं कुछ काम करूँ, आपको पता होगा जो तेल के खाई में काम करते हैं, देखो वो बहुत रिस्क के ऊपर काम करते हैं, तो उनका डिमांड वेजेस के लिए वो कर सकते हैं कि ये काम और कोई नहीं कर सकता है, बराबर। तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, अपना डिमांड हायर पेमेंट के लिए डिमांड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि कोई वर्कर ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिनका डिमांड मार्केट में इन इलास्टिक है, तो वो अपने ओनर से बता सकता है कि मेरे सैलरी आप ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। आई बात समझ में। तो ऐसे जो है वो इलास्टिसिटी फैक्टर प्राइसिंग के टाइम पे यूज़फुल होता है। देन इम्पोर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग विथ फॉरेन कंट्रीज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बराबर। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते वक्त जो कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एक्सपोर्टिंग कर रही है, सेल कर रही है, तो वो कंट्री पे क्या करेगी कि हम जो चीज़ें बाहर की कंट्री में बेच रहे हैं, उनको अगर डिमांड इन इलास्टिक होगा, तो वो कंट्री क्या करेगी, प्राइजेस बढ़ाती रहेगी, जिससे वो कंट्री को फ़ायदा होगा। तो फॉरेन ट्रेड करते वक्त भी इलास्टिसिटी का नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, आपके टेक्स्ट बुक में OPEC का एग्जाम्पल दिया है। ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ओके, ये कंट्रीज जो भी है वो भी अपने ऑयल के प्राइजेस इंक्रीज करते रहते हैं, इसीलिए अपनी इधर पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग तो खरीदना बंद नहीं करेंगे, इसीलिए वो कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, because they knows that country that particular country is having inelastic demand for our product. Next is public utilities. Okay, so in case of public utilities like railways which have inelastic demand, government can either subsidize or nationalize them to avoid consumer exploitation. देखो, कंज्यूमर का एक्सप्लॉटेशन ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट देखती है कि ऐसे पब्लिक यूटिलिटीज जैसे रोडवेज हुआ, रेलवेज हुआ, ओके, कम्युनिकेशन की सेवाएं हैं, ये जो सेवाएं हैं उनके लिए लोगों का डिमांड अगर इन इलास्टिक होगा, तो वो मोस्टली गवर्नमेंट के पास रहेगी, गवर्नमेंट वो सस्ते में सब्सिडाइज करके देगा। बट अगर वो प्राइवेट के हाथ में दिया जाए, तो शायद जो नॉर्मल जनता है उनका क्या हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट वो चीज़ें का ओनरशिप अभी तक अपने पास ही रखी है, तो उनके लिए भी इलास्टिसिटी का नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो, अपना जो टोटल इनकम होता है उसमें से ज़्यादा इनकम हम लोग कहाँ पे स्पेंड करते हैं,
कितना स्पेंड करते हैं उसके ऊपर भी इलास्टिसिटी का नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो, मेरा टोटल इनकम में से अगर मैं कम से कम इनकम कुछ कमोडिटी पे खर्चा कर रही हूँ और वो कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ मेरे टोटल इनकम में से थोड़ा सा ही इनकम उसके ऊपर स्पेंड कर रही हूँ। बट हाँ, जहाँ पे मेरे टोटल कमाई से ज़्यादा इनकम मैं जहाँ पे खर्चा कर रही हूँ, तभी वहाँ पे प्राइस में कुछ बदलाव हो जाता है, तो फिर मेरे डिमांड पे क्या हो सकता है, उसका अफेक्ट असर हो सकता है। सो दिस इज व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज देन डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, आई बात समझ में? सो दिस इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे अपना रिविजन ऑफ थर्ड बी चैप्टर भी खत्म हो जाता है। मैंने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सिखाया नेचर ऑफ कमोडिटी, availability of substitute, number of uses, habits, durability, complementary goods, income of a consumer, urgency of need, time period. Importance of elasticity में हम लोगों ने देखा importance to the producer, importance to the government, important to in factor pricing, importance in foreign trade, public utilities and proportion of expenditure. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज दी हुई है उनके आंसर्स क्या है। ओके, थैंक यू।